दुबई पर ईरान ने फिर से बमबारी की है। सेंट्रल दुबई में ईरान का भीषण हमले में एक इमारत को नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। ईरान का खाड़ी देशों पर हमला लगातार जारी है। दुबई पर ईरान ने फिर से बमबारी की है। सेंट्रल दुबई में ईरान का भीषण हमला हुआ है। हमले में एक इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। तो लगातार ये बड़ी खबर। और इसी विषय पर आज फिर से चर्चा होगी। चर्चा करने के लिए पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे कराऊंगी। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ कमांडर भूषण दीवान सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज में। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर विश्वनाथ मिश्रा जी हमारे साथ है। विश्वनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत। भूषण सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगी, क्योंकि देखिए कल तक ये बात हम कर रहे थे कि लगातार युद्ध चल रहा है। कल 14वां दिन था और आज 15वां दिन है। 14वें दिन तक ये था कि किस तरीके से भारत में अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही थी कि एलपीजी की किल्लत जो है वो कहीं ना कहीं भारत देश में भी देखने को मिल रही है। लेकिन अब आज एक खबर सामने आती है कि ईरान से 2 एलपीजी के टैंकर जहाज जो है वो भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। कितनी बड़ी राहत की खबर है ये भारत के लिए। अवश्य, अगर ऑयल के टैंकर हैं और अगर ये वीएलसीसी हैं तो 2 मिलियन बैरल्स ये लेके चलते हैं। इनकी कैपेसिटी है 2 मिलियन बैरल्स। भारत का दिन में जो वहां से खपत होती है 5 मिलियन बैरल्स हम लोग लेते हैं गल्फ से। तो अगर ये 2 मिलियन है तो ये सहूलियत देगा। पर हमारे को प्रॉब्लम एक्चुअली ऑयल का तो रिजर्व है भी सही, और ये तो और युद्ध और सख्ते में जा रहा है। हमारा ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम जो है वो एलपीजी का है। एलएनजी का इतना नहीं है। एलएनजी हमारा 80% ऑयल तो आता है, मानता हूँ मैं, गल्फ से आता है, और हमारा जो 70% तो आता है एलएनजी वहाँ से आता है, कतार से। वो भी तकलीफ में है, पर उसमें तो हमने रिड्यूस कर दिया ना कि फैक्ट्री को थोड़ा कम देंगे और पीएनजी को और ट्रांसपोर्ट को जिसे कहते हैं सीएनजी देंगे। पर एलपीजी का मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि त्राहिमाम मच जाएगा ना आम घरों में। 30 करोड़ हमारी आबादी है, 30 करोड़ फैमिली परिवार है भारत में। तो उनमें से अगर वो अर्बन में रहने वाले भी हों, शहरों में रहने वाले भी हों, जिनके पास पीएनजी है, वो समझो 5 करोड़ भी हों, 10 करोड़ भी हों, फिर भी 20 करोड़ परिवार बहुत होता है जो मुफस्सिल टाउन में है, गांवों में है। वो ज्यादा हमारे लिए बड़ा चैलेंज वो है एक्चुअली। तो देखिए क्या होता है। खर्ग आइलैंड जो डिस्ट्रॉय किया है, आपको पता है, ईरान का खर्ग आइलैंड डिस्ट्रॉय किया अमेरिका ने। उसके चलते जो ईरान ने हमें कहा है कि देखो हम तो इंडिया के लिए, चीन के लिए हमारे द्वार खुले हुए हैं, ले सकते हैं। अगर वो डिस्ट्रॉय कितना हुआ है तो डिस्ट्रॉय अगर हो गया तो हम ले भी कितना सकते हैं, ये बात है ना। हाँ, और ईरान ने जो है देखिए वो तो बहुत बुलंदी से सब रिटेलिएशन कर रहा है, जवाबी कार्रवाई कर रहा है। दुबई के सेंटर में अटैक कर दिया है। तो ये तो भीषण दलदल में धंसते जा रहे हैं। एक न्यूज और है, 2500-3000 मरीन जो है वहां से रवाना हो गई यूएसए से, ताकि इस एरिया में फाइट करने के लिए। तो ये ग्राउंड ट्रूप्स की बात है। ये ग्राउंड ट्रूप्स की बात वाली जो कल बात हो रही थी, विश्वनाथ साहब भी थे हमारे साथ, तो ये बात हो रही थी। तो इसमें तो ये बढ़ता ही नजर आ रहा है, साफ जाहिर है। और दुनिया जो है काफी इकोनॉमिक की मंदी के चपेट में जाएगी। और उसमें ये भी है कि कुछ सामरिक तरीके से भी नुकसान बढ़ सकता है, क्योंकि रूस और चीन तो सपोर्ट कर ही रहे ना ईरान को। बिल्कुल कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी शांति की स्थिति नजर हमें नहीं आ रही, क्योंकि अब तो अमेरिका ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। विश्वनाथ जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विश्वनाथ जी, कल तक हम बात कर रहे थे कि क्या अब शांति की स्थिति हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि अमेरिका एक तरफ से कह रहा है कि युद्ध नहीं लड़ना चाहता, ईरान ने कहा है कि हम 6 महीने तक युद्ध लड़ सकते हैं। लेकिन आज 15वें दिन पर डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा बयान दे देते हैं कि हम जब तक चाहेंगे तब तक युद्ध जारी रहेगा। इस स्थिति को अब किस तरीके से देखा जाए? दोनों आर पार की स्थिति है। वहां से ईरान भी अब मजबूती के साथ युद्ध लड़ रहा है, यहां से अमेरिका भी, क्योंकि एक तरफ ये आ रहा था कि अमेरिका कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आप किस तरीके से देखेंगे विश्वनाथ जी? धन्यवाद शिवांगी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और पैनलिस्ट कमांडर भूषण को भी नमस्कार। देखिए शिवांगी जी, 2 चीजें उन्होंने कही हैं, और दोनों चीजें वर्टिकली ऑपोजिट कह सकते हैं आप। उन्होंने कहा कि यहाँ मतलब हम वार को जब चाहे तब तक चला सकते हैं। दूसरी उन्होंने बात जो कल मैंने कही थी, जमीनी सैन्य कार्रवाई पर जरूरत नहीं है। उन्होंने देखिए कैसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमें जमीनी सैन्य कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। देखिए आप दूर से आए और एक पत्थर फेंक के भाग जाए और बोले वार चल रहा है, तो वार तो नहीं है ना। बिल्कुल। अगर वो भी आपके, अब आज की डेट में देखिए छोटी चीज नहीं है ना। अगर सेंट्रल दुबई पर हमला करता है ईरान, तो आपके कारण कर रहा है ना।
अन्यथा दुबई पर कभी ईरान ने तो हमला किया नहीं। इतिहास पलट कर देखिए, कोई मतलब नहीं है उसका। केवल केवल और केवल यूएस के कारण कर रहा है। आज की जो स्थिति आप बना रहे हैं, ठीक है, आपको परमाणु हथियार का विषय है तो आपको उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। अगर आपको टर्मिनेट करना है युद्ध को, यू वांट टू टेक इट टू अ लॉजिकल एंड, तो यू विल हैव टू प्लान फॉर इट, बट यू आर अनेबल टू डू सो। आप ये करने की इस परिस्थिति में है नहीं। आपको पता है कि अगर आप जमीन पर उतरे, अपने सैनिकों को उतारा, तो आपकी परिस्थितियां बेहद गंभीर होगी। आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा, आप दलदल में अपना पैर डालेंगे, ये समझ सकते हैं आप, कि आप पैर निकाल ना पाएंगे वहां से। तो ये अमेरिका, देखिए अमेरिका के अंदर की कमी एक बड़ी है कि वो बड़बोलापन है। कम से कम वर्तमान जो लीडरशिप है उनमें बड़बोलापन बहुत है। बिल्कुल, सामर्थ्य तो है, इस पर कोई सवाल नहीं है कि उसकी सामर्थ्य है, लेकिन जो बड़बोलापन है वो रियलिटी से कहीं मैच नहीं कर रहा है। कई बार क्या होता है, वो उनको एक हॉट स्पॉट पे छोड़ देता है। उनको ये तब समझना होगा कि जो चीजें हैं, जो परिस्थितियां हैं, अगर आपको किस तरीके से उसको लॉजिकल एंड तक ले जाना है, तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप कब तक चाहते हैं। आप बताएं ना कब तक चाहते हैं, आप कैसे। अगर आप इतनी सामर्थ्य थी तो आपने उनकी टॉप पोस्ट जो लीडरशिप, उसको आपने एलिमिनेट कर दिया। कर दिया। उसके बाद आप इतनी आक्रामक तरीके से अगर आप प्लान्ड होता तो आप वार को खत्म कर देते। 4 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में प्लान करके चलते कि 15 दिन में। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बड़बोले हैं और उनके पास अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं है, सिर्फ बयानबाजी के। भूषण दीवान सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि ये बात हो रही है कि जो अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई जो बने हुए हैं, उनका चेहरा जनता के सामने अभी तक नहीं आया है, हालांकि वो बयानबाजियां कर रहे हैं। तो सर, क्या ये जायज स्थिति माना जाए किसी देश के लिए कि उसका सुप्रीम लीडर सामने नहीं आ रहा है, कि सिर्फ बयानबाजियां चल रही? दूसरी बात, या फिर कोई दिशा निर्देश कोई और दे रहा है, बस बातों में है कि मुज्तबा खामनेई जो है वो लीडर बन चुके हैं? नहीं, मेरा आंकलन ऐसा नहीं शिवांगी जी। एक्चुअली तो ये जो नए जो हुक्मरान हैं, ये तो मतलब आरजीसी से बड़े घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। आईआरजीसी को कंट्रोल करते थे ये। अब ये है कि सामने नहीं आ रहे, तो फिर तो आपको पता है सामने क्यों नहीं आ रहे। वो तो मोसाद है, सीआईए है, तो फिर उनके ऊपर अटैक हो सकता है, इतना ही है। और खमैनी साहब जो स्वर्गीय हो गए, तो उन्होंने तो कहा था ना, भाई मैं तो बंकर में भी नहीं जाऊंगा, अगर मेरे आवाम के लिए बंकर नहीं है तो मैं क्यों जाऊं, है कि नहीं। उन्होंने कहा भाई ये ऐसा नहीं, उन्होंने तो लड़ाई की जिम्मेवारी ली है और उसको आगे लेके जाना है, तो अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कोई इसमें कोई इनके हवाले से कोई पीछे से और बयानबाजी कर रहा हो, ऐसा नहीं, क्योंकि आईआरजीसी का तो मेन कंट्रोल है ईरान में, और आईआरजीसी कर रहा है। आईआरजीसी ने ये भी कहा है कि हम जिन टैंकर्स को और मर्चेंट शिप्स को एस्कॉर्ट करना चाहेंगे, करेंगे, वगैरह वगैरह। आईआरजीसी बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है और वही रूल में है। दो है, एक है आर्टिस माना रेगुलर आर्मी, ठीक है, और आईआरजीसी जो है ये स्पेशल फोर्स है। जैसे इराक में भी रिपब्लिकन गार्ड थे, ठीक है, ये स्पेशल बड़ी क्लोज लॉयल, जो किंग को मतलब हुक्मरान को लॉयल बहुत है, तो ये पावरफुल है। तो इसलिए आप जो कह रही हैं कि वो नए जो लीडर बने हैं सामने नहीं आ रहे, उसमें कुछ ज्यादा मेरा ख्याल है पढ़ने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट सेफ्टी और वॉर को पूरी तरीके से आगे संचालित करने की बात है। और तो इन्होंने कह दिया ना भाई, अभी पाकिस्तान भी कह रहा है हम आपकी मदद से करा सकते हैं, जो भी है। तो उन्होंने क्या कहा, भाई हमें आप खाली गारंटी दें कि अटैक नहीं होगा हमारे ऊपर दोबारा, तो फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये तो अमेरिका मानने को तैयार ही नहीं है, तो ये तो लंबी चलेगी ना, बहुत तकलीफ वाली काम हो रही है। तो ठीक है। और यहाँ पर एक बात और मैं हमारे साथ विश्वनाथ जी, उनसे भी समझना चाहूंगी। विश्वनाथ जी, अगर ये जंग आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ती है, कई महीनों तक चलती है, तो यहाँ पर अगर पाकिस्तान की स्थिति हम देख रहे हैं, तो पाकिस्तान को एक पक्ष को क्या चुनना पड़ेगा, क्या लग रहा है? देखिए शिवांगी जी, पाकिस्तान की जो स्थिति है वो चुनने की है नहीं। उनकी स्थिति जो इकोनॉमिकली वो इस तरीके से टूटे हुए हैं कि उनको कहीं से कुछ भी तत्काल मिल जाए, आज का दिन गुजरे कल का देखा जाएगा। उनकी इकोनॉमी की परिस्थिति ऐसी हो गई है। अगर आज अमेरिका कुछ आश्वासन देता है तो आज अमेरिका जो कह रहा है वो कर लेते हैं, तो उनकी वो पॉलिसी नामक चीज मुझे लगता है कम से कम पाकिस्तान से की जो परिस्थितियां हैं उसमें अपेक्षा नहीं की जा सकती है। पहले जब बेहतर स्थिति तब नहीं थी, तो अब तो बिल्कुल बहुत खराब स्थिति है उनकी। तो पॉलिसी पैरालिसिस तो उनका ऑर्डर ऑफ द डे कह सकते हैं आप। दूसरी चीज, जैसे हम जो परिस्थितियां अभी बन रही हैं उसमें उनका जो ये भी अफगानिस्तान से जो उनका रिलेशन है, जो परिस्थितियां हैं वो बड़ी गंभीर हैं।
तो वो अभी अपने आप को देखिए, युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण होता है आप किसी बाहरी से चर्चा तब करते हैं जब आपका घर सुरक्षित हो। अभी वो अपना घर सुरक्षित करने की परिस्थिति में नहीं है। सर, अभी जो युद्ध चल रहा है, क्या स्थिति लग रही है जब दोनों देश आमने सामने है? एक तरफ अमेरिका इजराइल की स्थिति हम जान लें, दूसरी तरफ ईरान की स्थिति अगर हम जान लें, तो क्या लग रहा है? दोनों देशों ने ये कह दिया, अमेरिका ने भी वहां से कह दिया है कि हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, जब तक हम चाहेंगे तब तक युद्ध चलेगा। वहां से ईरान भी यही कह रहा है। तो क्या स्थिति बन रही है? क्या ये युद्ध अब और लंबा खिंचेगा? क्योंकि देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं युद्ध का असर जो है वो देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, ये युद्ध लंबा चलने के आसार बहुत 100% है और इसके अंदर दुनिया सख्ते में जा रही है। पर इसमें यह भी है कि दोनों तरफ से उनकी नाक ऊंची रखी, अमेरिका ने भी और ईरान ने भी। देखिए, युद्ध स्टार्ट, हम तो ये समझते थे जब रूस यूक्रेन भी हुआ तो यूक्रेन को झट से दबा लेगा रूस। ये होता नहीं है ऐसा। लड़ने वाले हैं, मतलब 9 करोड़ आबादी का देश है ईरान और 2500 साल पुरानी सभ्यता वाला देश है। आंख बंद करके मुंह के और चुपचाप घुटने टेक दे, ऐसा होने वाला नहीं है। तो अंत में जीतेगी, अमेरिका जीतेगी, पर कितने, कहां जीतेगी? अभी अफगानिस्तान में भी अगर आप कहते हैं वो दुम दबा के भागना पड़ा अमेरिका को, तो उसे जीत तो नहीं कहा जाएगा। वियतनाम को भी इतना उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, कितने सालों तक लड़ते रहे, तो उसको जीत तो नहीं कहा जाता है। जीत तो वो होती है, चीन में तो एक कहावत, चीनी में एक कहावत है कि लड़ाई वो अच्छी जो बिना लड़े जीते जाए। ये तो सांडों की तरह लड़ते जा रहे हैं और शुरुआत तो अमेरिका ने की है ना। और आप बताओ, मैं समझता हूँ, जहां तक मेरी खबर है, ये तो जो ओमान में और जनेवा में जो बातें हो रही थी दोनों तरफ, यूएसए वर्सेस ईरान, उसमें तो ईरान काफी कुछ तैयार था बातें करने में। मैं बार बार यही कहता रहता हूं कि जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट थी, जिसका नाम है JCPOA, कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट, जो थी 2017-18 के पहले, तो ओबामा के टाइम की बनी हुई थी, उसमें न्यूक्लियर आर्म्स की जो ईरान की है उसमें बंदिश भी थी और इंटरनेशनल एटॉमिक अथॉरिटी जो है वो भी उसको रिस्पेक्ट भी कर रही थी उसके चलते, उस संधि के चलते। और क्या किया ओबामा ने की थी, और क्या किया ट्रंप ने 17 से 21 पहले बारी राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने उसको उठा के बाहर कर दिया कि क्या है, कुछ नहीं है, छोड़ो इसको। अब अभी वही चीज मांग रहे हैं वो संधियां ही मांग रहे हैं और इंटरनेशनल एजेंसी की इंस्पेक्शन भी हो रही भाई। और क्या आप चाहते क्या है? तो देश दूसरा अलग देश है, सुवर्ण देश है, शंभू देश है, आप कैसे कर रहे हो? तो गलती सारी अमेरिका की। मैं ये नहीं कहता हूं कि ईरान ने गलतियां नहीं की। 7 अक्टूबर 23 को जो हमास ने काम किया इजरायली निहत्थे नागरिकों के साथ, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, वो ईरान की साख पे किया है, ईरान के उकसावे से किया है। तो ईरान ने भी टेररिस्ट स्टेट वाला काम किया है, पर एक टेररिस्ट को जवाब देना अमेरिका, ये भी टेररिस्ट काम है। अभी नहीं कर रहा है, हर दुनिया में कई सालों, 70 साल से करता आया है टेररिज्म वाला काम। गौतीमाला में सरकार बदल दो, अभी मादुरो को उठा लो, इराक में बोल दो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, झूठ बोल के यूएनओ वगैरह सबसे बातें रेजोल्यूशन पास करा के, यूएनओ वगैरह को फंड्स देते ना, पैसा है ना इनके पास, तो जो कहते हैं करवा लेते हैं यूएनओ से। यूएनओ की पावर ताकत है ही नहीं। मैं खुद गया था जेनेवा में 2019 में, मेरे एक सेमिनार थी बिजनेस ह्यूमन राइट्स। आपको सरप्राइज होगा, अचंभा होगा कि इतना बड़ा ह्यूमन राइट्स का ऑफिस है, ऑफिस ऑफ कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो वो बड़े बड़े वो एस्केलेटर होते हैं जैसे मॉल वगैरह में होते हैं ना एस्केलेटर, रेलवे प्लेटफॉर्म पे होते हैं, तो वो बंद पड़े थे। मैंने कहा ये तो बंद पड़े हैं, लिफ्ट 4 लिफ्ट है, लिफ्ट में 6 बंदे आते हैं, इसमें कितने बंदे आते? वो कहते हैं जी पैसा ही नहीं है। क्यों? कहा अमेरिका पैसा देता नहीं। बताइए, एस्केलेटर को चलाने के लिए बिजली नहीं उनके पास। ये हाल है जिनेवा की बात, 19 की बात कर रहा हूँ, आज को 7 साल हो गए। तो तब से कंट्रोल करता है, जो मर्जी है बंद कराता है। अभी आप देखो कोविड हुआ था, कोविड में चीन दुनिया जान रही थी, बच्चा जान रहा था ये खेल कोविड चाइना द्वारा किया हुआ, यूएसए का भी उसमें मिलीभगत थी, और सब WHO ने कब चीन को माफ कर दिया। क्यों? WHO को पैसा वैसा लेके, जो इथोपियन हेड थे WHO के। तो ये सब करप्शन, टाइम अभी आ गया। आप यूएन, अगर आप चाहते सच्चाई कि रूल, कहते हैं चूरन खिलाते हैं हमको, क्या रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर ये है कि तुम्हारे फेवर में काम हो, वो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है। तो भाई आप यूएनओ को बदलो। इंडिया जैसी कंट्री टॉप 5 में इकोनॉमी है, इतनी बड़ी आर्मी है, इतना बड़ा यूएनओ में कंट्रीब्यूशन किया है, पीस के लिए तैयार है, मुफ्त की लड़ाई नहीं करते, दूसरे पे कब्जा नहीं करते, उनको लाओ आप बीच में। आप चाहते जो डंडेबाज है, चाहे यूएसए है, चाहे रूस है, चाहे यूके कहाँ है भाई, क्या इकोनॉमी है, फ्रांस कहाँ है, तो उनको आप लेके बैठे हो आप बड़ी। तो ये जब मूल चून परिवर्तन अगर नहीं होगा इंटरनेशनल गवर्नेंस में, तो ये चीजें दोबारा चलेंगी, हमेशा चलती रहेंगी।
लेकिन सर यहाँ पे जिस तरीके से आप कह रहे हैं, लेकिन जब युद्ध होता है उसका खामियाजा तो आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। जैसे आपने कहा कि मैं वहां पर गया 2019 की जो आपने बात कही कि लिफ्ट नहीं चल रही, तो कहीं ना कहीं आम जनता इसमें परेशान होती है। कोविड जब आया आपने कहा कि चीन को माफ कर दिया, लेकिन परेशान कौन होता है? युद्ध अभी चल रहा है, परेशानी किसको है? आम जनता, इंसानियत मारी जाती है युद्ध में कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही कह रही शिवांगी जी। 12-15 बिलियन डॉलर खर्च कर लिया है। बिल्कुल 12-15 बिलियन डॉलर 10 दिन में। किस लिए खर्च किया है अमेरिका ने? ईरान का मिला लो तो 20-25, इजराइल ईरान का मिला लो, और ये पूरा नहीं, 25 बिलियन डॉलर आपने खर्च कर दिए 10 दिन में। किसने खर्च किया है? खेती बढ़े नहीं, यूनिवर्सिटियां नहीं खुले नहीं, हॉस्पिटल नहीं खुले नहीं, सुविधा हो आम आदमी को नहीं, भूखमरी अमेरिका में है, बांग्लादेश में है। वो आप ईगो के लिए, अपनी नाक ऊंची रखने के लिए काम कर रहे हैं। ये तो वॉर का मतलब यही है। क्या मेरी नाक, ईगो इंपॉर्टेंट है, दुनिया कितनी भी मर जाए। ये तो वो भी नहीं कहते ना कि दाने के साथ घुन पिसता है, वो तो मामूली चीज है। वो तो अगर दुबई के या इजराइल के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में अटैक होता है, साथ में आजू बाजू लोग मर जाते हैं, वहां तो आप कह सकते हैं कि दाने में घुन पिस रहा है, दाने के साथ। ये तो दाना नहीं है, ये तो दाल काली नहीं, पूरी काला ही है। ये तो दाल, तो ये तो एक आप काम कर रहे हैं, कैसे रुकेगा? और आप क्यों करते हैं? करने का मतलब ये भी है ना, आप देखिए मिलिट्री में एक बात होती है, दो चीजें होती है। एक होती क्षमता, कैपेबिलिटी, दूसरा होता है इंटेंशन, इरादे। अभी आप इतना असला कचरा इकट्ठा करते जाते हैं। अभी आपका 1.5 ट्रिलियन डॉलर बजट बना रहे हैं अमेरिका, है। ये डिफेंस के लिए नहीं है, ये डिफेंस नहीं है भाई, ये तो ऑफेंस के लिए है, ये तो गुंडागर्दी के लिए। 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स, और हमारा तो मतलब हमारा जीडीपी का 1/3, हमारा जीडीपी से 1/3 नहीं, 40%। हमारा जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर है। मतलब 140 करोड़ लोगों का जीडीपी, उससे 1/3 तो आप खाली बंदूकें बना रहे हो। किस लिए बंदूकें? डिस्ट्रॉय करने के लिए। न्यूक्लियर बम 5000 रखे हुए हैं, या और नहीं मानोगे तो 1000 न्यूक्लियर बम फोड़ेंगे, लाखों लोग मर जाए, चिंता नहीं इनको। ये कब बदलेगा? ये बदलेगा नहीं। ये और बातें करते रूल बेस्ड ऑर्डर, बातें करते ह्यूमन राइट्स, बातें करते पीस, और कहते अरे ये लोग मार रहे हैं 15। ईगो बहुत बड़ा है, ईगो कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है। विश्वनाथ जी से भी समझेंगे। विश्वनाथ जी, जिस तरीके से भूषण दीवान सर कह रहे हैं कि ईगो हमारे पास, हम भले ही हमारे देश में भुखमरी हो, लेकिन हमारा ईगो इतना बड़ा है, हमें जहां पैसा लगाना चाहिए, जनता के लिए पैसा लगाना चाहिए, वहां नहीं है। अगर ईरान ने इतना नुकसान हमारा किया है तो हम उसका डबल नुकसान करेंगे। कहीं ना कहीं ईगो के तहत ये युद्ध चलते हैं। बिल्कुल चल ही रहा है। देखिए शिवांगी जी, ईरान ने नुकसान नहीं किया था। आप बड़े गुंडा हैं, आप पूरे विश्व को अपनी गुंडागर्दी से चलाते रहे हैं। यूएन तो एक इसको आप कह सकते हैं कि एक मुखौटा बनाकर रखा हुआ है यूएन को। अगर आप वाकई वर्ल्ड ऑर्डर को एक डेमोक्रेटिक तरीके से चलाना चाहते तो एक पूरी व्यवस्था कायम हो सकती थी। 70 साल कम नहीं होते हैं, 70-80 साल बहुत होते हैं। आप अगर उस चीज को वाकई आपकी नीयत हो कि हमें एक डेमोक्रेटिक सेटअप क्रिएट करके एक वर्ल्ड गवर्नमेंट क्रिएट करनी है जिसमें सबका योगदान हो, एक डेमोक्रेटिक तरीके से, अगर आपको लगता है आप प्रो डेमोक्रेसी ही काम कर रहे हैं और एंटी डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स को ही आप टारगेट करते हैं, तो आपका एक्शंस होने चाहिए थे ना, बिकॉज एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। लेकिन आपका मूल टारगेट क्या रहा है कि जो मेरी नहीं सुने उसको रगड़ दो, उसको मिटा दो। भाई मादुरो को तुमने क्यों उठा लिया भाई? व्हाई डिड यू पिक हिम अप? क्यों? क्योंकि वहां पर तेल है, आपको फ्री का पैसा चाहिए, आपकी इकोनॉमी डूब रही है, आप अपनी डिफेंस बजट नहीं है, बल्कि आप जैसे सर ने कहा ऑफेंस बजट के लिए, उतने के लिए आप अगर इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं और आपकी इकोनॉमी टर्मोइल में है, तो अगर आप उसके बाद आपको कम से कम किसी दूसरे को जब आप प्रीच करते हैं तो कम से कम एक उंगली तो अपनी तरफ करके देखिए कि व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट इज योर कंडक्ट, आप कैसे चीजें कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप दूसरे से कैसे अपेक्षा करें कि भाई नहीं ठीक है, ईरान तो ठीक रहे। अगर ईरान से आपको लगता है कि एक वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होना चाहिए, यही तो आप प्रीच करते हैं, अमेरिका यही तो प्रीच करता है, तो वर्ल्ड ऑर्डर कैसे होगा? आप चर्चा में थे, आपको आक्रमण करने की क्या जरूरत है? आप उसको बिठा करके आप यूएन में कोई प्रपोजल लाते, कोई चीज करते। अगर आप ये जिस तरीके से आपने जो स्टेप्स अमेरिका ले रहा है वो मतलब किसी भी स्थिति में कैसे भी कम से कम एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड सेटअप के लिए बिल्कुल हेल्दी मतलब उचित नहीं है, आइडियल नहीं। तो
जिस तरीके से जिस परिस्थिति में अमेरिका विश्व को ले जा रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका का डेसिमेशन होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि परिस्थितियां जो है ना, वो आपके कर्मा जो है, हमारे यहाँ हमारी जो फिलॉसफी है कि कर्मा आपको पास रिटर्न करता है, वापस आता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये कर्मा ही है, कहीं ना कहीं ये कर्मा ही है। फिलहाल थोड़ा सा आप लोगों को रोकना चाहेंगे, समय का अभाव है, चर्चा को आज फिलहाल यही रोकेंगे। आप दोनों का हमारे साथ पैनलिस्ट का जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।